हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 8 से अध्याय 4 कला सेतु पुस्तक से प्रकृति आधारित पढ़ेंगे। अध्याय 4 का क्या नाम है? प्रकृति आधारित। जैसा कि नाम से स्पष्ट है बेटा, इस अध्याय में प्रकृति के बारे में सारी बातें बताई गई हैं कि हम प्रकृति का चित्रण किस प्रकार करेंगे। प्रकृति आधारित। पिछली कक्षा में आपने पक्षियों एवं जीव जंतुओं का अध्ययन एवं चित्रण करना सीखा, यानी कि 7वीं क्लास में 7वीं कक्षा में आपने सीखा था, अध्ययन किया था चित्रण कैसे करेंगे। इस कक्षा में हम पशुओं तथा दृश्य चित्रण को चित्रित करना सीखेंगे। पशुओं और दृश्य चित्रण यानी कि जो हम सामने देख रहे हैं। इससे पिछली कक्षा में तो हमने सिर्फ पक्षियों और जीव जंतुओं के बारे में चित्रण करना सीखा था। प्रकृति का जो अध्याय था उसमें पशुओं के मुंह का चित्रण शंकु आकार तथा धड़ का चित्रण बेलनाकार आकृति में किया जाता है। पशुओं का जो मुंह है वो शंकु के आकार में और धड़ का चित्रण यानी कि गर्दन से पूंछ तक वो बेलनाकार आकृति में किया जाता है। इनका चित्रण करते समय उसके आकार, बनावट, अनुपात एवं डील डोल को विशिष्ट पहचान देते हैं। आओ बच्चों, अब हम विभिन्न प्रकार के पशुओं को उनके मुंह, आँख, कान व खुर आदि से पहचानें और उनके नाम लिखें। तो बेटा, हमने पिछली कक्षा में पशु पक्षियों जीव जंतुओं का अध्ययन किया था और उनके चित्र बनाने सीखे थे। पिछली कक्षा में तो हमने ओवरऑल चित्र बनाना सीखा था, लेकिन इस कक्षा में हम छोटी छोटी चीज़ों का अध्ययन करेंगे। जैसे अगर हम एक पशु की आँख बना रहे हैं तो आँख के ऊपर ही हम पूरा फोकस करके चल रहे हैं कि उसकी पुतली कैसी बनानी है, रेटिना कैसे बनाना है, उसकी जो पलकें हैं वो कैसी बनेंगी, गहराई कैसे दिखाएंगे, फिर सींग हैं वो कैसे बनेंगे, पैर बना रहे हैं तो खुर कैसे बनेंगे, खुरों में शेडिंग किस तरीके से होगी और किस पशु के खुर कैसे होंगे, कान कैसे होंगे, मुंह कैसा होगा, नाक कैसा होगा। ये सारी चीज़ें जो है हम इस कक्षा में यानी कि 8वीं कक्षा में जो हमारा अध्याय 4 है प्रकृति आधारित, उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें बेटा ये कुछ चित्र दिए गए हैं, जैसे अलग अलग पशुओं के। इन चित्रों को ध्यान से देखना और फिर पहचान करनी है कि किसका कान है, किसके खुर हैं, किसका मुंह है, और फिर आपको लिखना है। इसके बाद जो ये अगले पेज पर, पेज नंबर 28 पे तो ये दिए गए हैं, और पेज नंबर 29 पर नीचे दिए गए स्थान पर आपने जिन पशुओं को देखा है उनके मुंह, आँख, कान व खुर का चित्रण करें। यानी कि पेज नंबर 29 के ऊपर जो हमने 28 पर देखे थे वो सभी चित्र बनाने हैं और उनके अंदर अच्छे से शेडिंग भी करनी है। यानी कि ये पेज जो है हमें अभ्यास के लिए दिया गया है। इस पे हम पेंसिल के साथ सुंदर सुंदर चित्र बनाएंगे पशुओं के अलग अलग अंगों के, जो हमें पेज नंबर इससे पहले वाले पेज पर दिखाए गए हैं उनके, और वैसे ही हम शेडिंग भी करेंगे। इससे हमें चित्र के अंदर जो जो भी बारीकियां हैं उन सब का ज्ञान होगा और शेडिंग में उभार, गहराई कैसे दिखानी है बारीकी से उसका भी पता चलेगा। जैसे कि एक बच्चे ने बहुत सुंदर चित्र बनाए हुए हैं। इसके बाद देखिए, पिछली गतिविधि में आपने विभिन्न पशुओं के मुंह, कान, आँख, पूंछ व खुर बनाने सीखे। इस गतिविधि में हम पशुओं का स्टेप वाइज चित्रण करना सीखेंगे, जैसा कि नीचे चित्रों में दिखाया गया है। इसमें हम स्टेप वाइज करेंगे, यानी कि एक एक चीज़ को बनाना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, जैसे कि ये अंडाकार आकृति बना दी है, उसके बाद आगे का धड़ बना के दिखाया गया। देखो जो एक गाय का दिखाया गया है ऊपर, ऐसे ही फिर हाथी के लिए है,
पहले अंडाकार बनाया, बड़े वाला अंडाकार, यानी कि एक तरीके से बेलनाकार आकृति बना दी है। और आगे फिर अंडाकार आकृति में हाथी का मुंह बनाया गया है। फिर आगे सूंड, ऐसे ये देखो नीचे कुत्ते का चित्र बनाया गया है। उसके बाद ये घोड़ा बनाया गया है। तो स्टेप वाइज आपको ये सिखाया गया है कि हम किसी भी पशु का चित्र बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे। तो आप इससे आपको बहुत आसान तरीका हो जाता है आपके लिए चित्र बनाने का। तो सभी बच्चे स्टेप वाइज चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। और जो चित्र यहाँ पे बना के दिखाया गया है उसके अंदर शेडिंग करेंगे, जैसी शेडिंग दिखाई गई है। अब गाय के अंदर भी शेड करके दिखाई गई है, हाथी के अंदर भी, कुत्ते के अंदर भी और घोड़े के अंदर भी। जैसे बाल दिखाए गए हैं वैसे ही हम सारी की सारी शेडिंग करेंगे। इसके बाद देखिएगा, नीचे दिए गए चित्रों की पेंसिल से शेडिंग करें। अब फिर यहाँ पे स्टेप वाइज चित्र दिखाए गए हैं कि कैसे शेर बनाया गया है, कैसे गाय बनाई गई है। स्टेप वाइज देखो, फर्स्ट स्टेप पे क्या बनाया है, सेकंड स्टेप पे क्या बनाया गया है, थर्ड पे फिर और ज़्यादा पैर भी लगा दिए हैं, और फोर्थ स्टेप के ऊपर कंप्लीट पिक्चर बना के दिखाई गई है। इसके बाद आपको जो है इसके अंदर शेडिंग करनी है पेंसिल के साथ। और पेंसिल पकड़ते हुए ध्यान रखें, जब तक आपका वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता है पेंसिल को बार बार घुमाएंगे नहीं। जहाँ पर गहराई दिखाई गई है वहाँ पर हम थोड़ा सा डार्क करेंगे, पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करके चलाएंगे। और जहाँ पर लाइट शेड दिखाई गई है वहाँ पर हम हल्के हाथ से पेंसिल का प्रयोग करेंगे। इस तरीके से हम इन चित्रों के अंदर जो है शेडिंग करेंगे। अलग अलग लाइनें नहीं दिखाई जाएंगी, जैसे ये हाथी के अंदर जो शेड कर रखी है इसमें दिखाई गई है, नहीं, बिल्कुल मिला के करेंगे आप, ताकि एकदम से चित्र सुंदर लगे। तो ऐसे ही आप जो और भी चित्र बनाएंगे उनके अंदर भी आपको शेडिंग करके दिखानी है। पहले चित्र बनाएंगे स्टेप वाइज कि फर्स्ट स्टेप पे क्या बनाना है, सेकंड स्टेप पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है। और जब पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद हम एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देंगे। इसके बाद है भूदृश्य चित्रण, लैंडस्केप। भूदृश्य चित्रण में मुख्यतः भूमि, आकाश, वातावरण तथा मौसम आवश्यक तत्वों के रूप में विद्यमान होते हैं। यानी कि जब हम कोई भी भूदृश्य चित्रण बनाते हैं, कोई भी प्रकृति का चित्र बनाते हैं, तो उसमें जो भी चीज़ें हमारे सामने हैं, जो दृश्य हमारे सामने है, हम उसको एज इट इज़, ज्यों का त्यों बनाते हैं। उसके अंदर अपनी तरफ से हम कुछ भी नहीं जोड़ते हैं। अन्य घटक अलग अलग भूदृश्यों पर निर्भर करते हैं, जैसे पहाड़ी स्थानों पर पहाड़, पहाड़ी पेड़ पौधे और ढलवां छत वाले घर, रेगिस्तान क्षेत्र में रेत के टीले, स्थानीय पेड़, झाड़ियाँ, घर, ऊंट आदि तथा सामान्य भूदृश्य में समतल भूमि, स्थानीय पेड़ पौधों, घर, स्थानीय जीव जंतु, नहर, नदी व तालाब आदि चित्रित किए जाते हैं। ये सब भूदृश्य में विशेष वातावरण निर्मित करने में सहायक होते हैं, जैसा कि नीचे चित्रों में दिखाया गया है। अब ये देखिए, जो पहाड़ी दृश्य है उसके अंदर हम वही चीज़ें बनाएंगे जो पहाड़ों पर होती हैं, ना कि जो सामान्य दृश्य होते हैं उसको हम एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं कर सकते हैं। जो भूदृश्य चित्रण है उसमें हम अगर रेगिस्तान का इलाका दिखा रहे हैं तो उसमें हमें रेत के टीले, ऊंट, झाड़ियाँ ये दिखाएंगे हम। ये थोड़ा ना कि रेगिस्तान में हम पहाड़ और हरियाली दिखा देंगे, वो फिर गलत हो जाएगा। तो भूदृश्य चित्रण या जहाँ का भी हम दृश्य बनाएंगे, जिस भी स्थान का, वहाँ पर जो जो भी चीज़ें प्रकृति में विद्यमान हैं, जो जो भी चीज़ें हम अपने आसपास देख रहे हैं, उनका चित्रण हम ज्यों का त्यों करेंगे। उसके अंदर हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। जो भी रंग हमें दिखाई देंगे वैसे ही रंग करेंगे।
जैसे भी पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, जो भी चीज़ हमें जैसी दिखाई देती है उसको बिल्कुल ज्यों का त्यों बनाएंगे। जैसे जो सामान्य भूदृश्य है, इसमें रास्ता दिखाया गया, आगे मंदिर है, पेड़ हैं और ये छोटे छोटे घास उगा के दिखा रखे, तो यही दिखाएंगे हम। अब ऐसे ही रेगिस्तानी दृश्य देखो, इसमें रेत के टीले दिखा दिए, ऊंट दिखा दिए। अब रेगिस्तान में थोड़ा ना है कि हम पानी के झरने दिखा देंगे, वो तो गलत हो जाएगा, फिर वो सामान्य वो जो है रेगिस्तानी भूदृश्य नहीं रहेगा, लैंडस्केप नहीं रहेगा। अब इसके बाद देखिए पहाड़ी भूदृश्य, इसमें देखो दोनों तरफ तो पहाड़ दिखा रखे हैं, पहाड़ों के बीच से नदी दिखा रखे। अब यहाँ पे ऊंट दिखा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो इसलिए जब भी हम भूदृश्य बनाते हैं तो जो चीज़ जहाँ का हम भूदृश्य बनाते हैं वहाँ पर जो जो भी चीज़ें होती हैं हम उन्हीं को ज्यों का त्यों चित्रित करते हैं, उसके अंदर हम अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करते, अपनी तरफ से हम कुछ भी उसमें नहीं जोड़ते हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है। अब जो अगला पेज है इसके ऊपर दिया गया, नीचे दिए गए स्थान पर अपनी पसंद का भूदृश्य बनाएं। ऊपर जो हमें भूदृश्य बना करके दिखाए गए हैं उनमें से कोई भी ले लो आप एक, और वो भूदृश्य आपको यहाँ पर इस पेज के ऊपर बनाकर दिखाना है, और बनाने के साथ साथ उसके अंदर रंग भी भरने हैं। और ये नहीं कि रंग बस काम चलाऊ कर दिया, नहीं, बिल्कुल मिला मिला के पहाड़ कैसे दिखाए गए हैं, पेड़ कैसे दिखाए गए हैं, झरने कैसे दिखाए गए हैं, दूर की चीज़ों में रंग थोड़े से धुंधले दिखाई देते हैं, पास की चीज़ों में क्लियर दिखाई देते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको इस पेज पर बना करके दिखानी है। और ये भूदृश्य बिल्कुल आराम से शांति से बैठ के बनाना है, जो भी आपका मन करे वही, कोई कंडीशन नहीं है कि ये बनाना है या ये बनाना है। अब देखिए हम पढ़ेंगे दृष्टिक्रम, पर्सपेक्टिव। दो आयामी सतह पर यानी कि कागज या कोई भी धरातल है पर त्रिआयामी चित्रण का प्रभाव पैदा करता है। पर्सपेक्टिव जो है, दृष्टिक्रम जो है, यानी कि जिसको हम दो तरफ से देख सकते हैं, उसके ऊपर हमें ऐसी चीज़ दिखानी है जिसको हम तीन तरफ से देख सकते हैं। त्रिआयामी चित्रण का प्रभाव पैदा करना है, यानी कि एक ही वस्तु की हमें तीन साइड दिखानी है। दृष्टिक्रम में पास की वस्तु बड़ी और दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है, लेकिन ये रूल जो है, जो समान ऊंचाई की समान लंबाई की वस्तुएं होंगी सिर्फ उनके ऊपर ये रूल लागू होगा। अब आप बना रहे हो जग और आप बना रहे हो गिलास, अगर गिलास आपके आगे है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जग छोटा हो जाएगा, नहीं, जग पीछे है तो भी जग बड़ा ही रहेगा। यह हमें चित्र में आकार, दूरी, गहराई, स्थान और वास्तविकता का आभास करवाता है। दृष्टिक्रम सिद्धांत वस्तु, प्रकृति, मानव व पशु पक्षी चित्रण इत्यादि सभी विषयों पर लागू होता है। इस कक्षा में हम रेखीय और हवाई दृष्टिक्रम के बारे में जानेंगे। अब हम पढ़ेंगे रेखीय दृष्टिक्रम। अब तक तो हमने पढ़ा दृष्टिक्रम का क्या सिद्धांत है, पास की वस्तु बड़ी और दूर की वस्तु छोटी दिखाई देगी। अब देखिए रेखीय दृष्टिक्रम, लीनियर पर्सपेक्टिव। रेखीय दृष्टिक्रम चित्रण में गहराई का आभास करवाता है और सभी रेखाएं एक बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं। यह दृष्टि बिंदु है। जैसे जब हम रेल की पटड़ी को देखते हैं तो आखिर में जाके एक बिंदु के ऊपर मिलती हुई दिखाई देती है, वो बिंदु ही क्या कहलाता है, दृष्टि बिंदु। रेखीय दृष्टिक्रम में पास की वस्तु बड़ी और दूर की वस्तु छोटी दिखाई देती है। जैसे समान ऊंचाई के पेड़, जैसे रोड के ऊपर सफ़ेदे के पेड़ लगे हुए होते हैं, इनको देख लो, दूर के छोटे दिखाई देंगे। बिजली के खंभे होते हैं, उनको देख लो, पास के तो बड़े दिखाई देंगे और दूर के छोटे, जबकि एक्चुअल में वो एक जैसे होते हैं। सड़क, बरामदा आदि ये सभी एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अब इसके अंदर ये दिखाया भी गया है, इसमें इसे रेखीय दृष्टिक्रम सिद्धांत कहते हैं। इन चित्रों के अंदर भी दिखाया गया। देखो नीचे जाके, हालांकि बिल्डिंग का ऊपर से चित्र लिया गया है, बनाया गया है, तो ऐसा लग रहा है जैसे ड्रोन से, हवाई जहाज से फोटो खींचा है,
नीचे वाले कमरे भी इतने ही चौड़े हैं, बिल्डिंग की चौड़ाई उतनी है, लेकिन ऊपर से पास की वस्तु बड़ी, दूर की छोटी, तो नीचे गहराई दिखाई दे रही है। ऐसे ही ये जो नीचे दिखाया गया है विद लीनियर पर्सपेक्टिव, इसके अंदर देख लो, सड़क आगे भी इतनी चौड़ी है, पीछे भी इतनी ही चौड़ी, लेकिन लास्ट में जाके एक बिंदु के ऊपर मिलती हुई दिखाई दे रही है। और ये दूसरा है जो विदाउट लीनियर पर्सपेक्टिव, इसके अंदर कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बनाया गया है। ऐसे ऊपर विदाउट लीनियर पर्सपेक्टिव, इसमें भी ये बिल्डिंगें समझ में नहीं आ रही हैं। तो बेटा इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है दृष्टिक्रम का। जब भी हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसके अंदर दृष्टिक्रम सिद्धांत सबसे पहला सिद्धांत है, सबसे जरूरी सिद्धांत है। अब इसको ध्यान से देखोगे तो बिल्डिंग ऐसे लग रही है जैसे पता नहीं नीचे कितनी गहराई तक गई हुई है। ये किसके कारण है, किसका प्रभाव है? ये दृष्टिक्रम का, पर्सपेक्टिव का। पर्सपेक्टिव से ही ये संभव हो पाया है, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता कि पास की बिल्डिंग, पास के कमरे कौन से हैं, दूर के कौन से हैं। ऐसे ही इस रोड पे देख लो, ये बिल्डिंग देख लो, अब पीछे वाली बिल्डिंग आगे वाली से ऊंची है तो वो ऊंची दिखाई गई है। जैसा कि बताया भी गया है, ये नहीं है कि दूर की वस्तु बड़ी होगी तो वो भी छोटी दिखाई देगी ना। जो चीज़ें हाइट में बराबर हैं ये नियम उनके ऊपर लागू होगा। रोड आगे भी इतना ही चौड़ा है, पीछे भी इतना ही चौड़ा है, लेकिन दृष्टिक्रम ने इसको एक बिंदु पर मिलता हुआ दिखा दिया। अब ये नीचे दिया गया स्थान दे रखा है अगले पेज के ऊपर, इस पे आपको मनपसंद रेखे दृष्टिक्रम का चित्र बनाना है। वैसे तो ये ऊपर 4 दिखाए गए हैं, आप 4 दिखाना चाहो, 2 दिखाना चाहो, 3 दिखाना चाहो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो भी बनाओ वो तरीके से बनाओ। अब देखिए ये इसके अंदर ये बहुत सुंदर बनाया गया है कि रोड पीछे जाके एक बिंदु पर मिल गया है, बिल्डिंगें भी छोटी होती दिखाई गई हैं, आगे भी बिल्डिंग उतनी ऊंची और पीछे भी उतनी ऊंची है, लेकिन ये पीछे की तरफ देखिएगा वहाँ पर बिल्डिंग पीछे की तरफ झुकी हुई दिख रही है कि पीछे छोटी है, लेकिन वास्तव में बिल्डिंग उतनी ही ऊंचाई की है जितनी कि आगे वाला हिस्सा है बिल्डिंग का। तो ये किसके कारण संभव हो पाया है? दृष्टिक्रम सिद्धांत के कारण। अब हम पढ़ेंगे हवाई दृष्टिक्रम, एरियल पर्सपेक्टिव। हवाई दृष्टिक्रम में पास की वस्तु दूर की वस्तु से साफ दिखाई देती है। अब उस लीनियर के अंदर तो क्या था, एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती है, और हवाई के अंदर पास की वस्तु दूर की वस्तु से साफ दिखाई देती है। जो वस्तु जितनी भी हमारे पास होगी वो इतनी ही क्लियर दिखाई देगी, और जो वस्तु जितनी दूर जाती जाएगी वो उतनी ही धुंधली दिखाई देती जाएगी। तो इसमें यही बताया गया कि हवाई दृष्टिक्रम में पास की वस्तु दूर की वस्तु से साफ दिखाई देती है, और भूदृश्य चित्रण में दूरी बढ़ने पर वातावरण में धूल के कण या नमी की वजह से चीज़ें, पेड़ पौधे, घर, पहाड़ आदि धुंधले दिखाई देते हैं। इसको हवाई दृष्टिक्रम कहते हैं, जैसा कि नीचे चित्रों में दिखाया गया, 2 चित्र दिखाए गए। दृष्टिक्रम का प्रयोग करके किसी भी भूदृश्य में दूरी, गहराई व विस्तार का प्रभाव पैदा किया जा सकता है। वस्तु चित्रण की सतह भूदृश्य चित्रण में भी त्रिआयामी प्रभाव दिखाने के लिए प्रकाश एवं छाया महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक चित्रण में विशेषकर भूदृश्य चित्रण में आवश्यक है कि हम सामान्य दृष्टि स्तर दृश्य में गहराई का आभास कैसे पैदा कर सकते हैं। चित्रों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने के पश्चात आप भी इन दोनों प्रकार से समानांतर व कोणीय दृष्टिक्रम का ध्यान रखते हुए दृश्य चित्रण करने का प्रयास करें। अब देखो ये पहली पिक्चर है विदाउट एरियल पर्सपेक्टिव। इसके अंदर सारे रंग एक जैसे ले दिए, कहीं पे ये नहीं दिख रहा कि क्या चीज़ दूर है क्या चीज़ नज़दीक है। इसके बाद विद एरियल पर्सपेक्टिव, इसमें आसमान भी दूर का देखो धुंधला है, पास का ये नीला हो गया है। ऐसे ही जो ये पहाड़ से बनाए गए हरियाली वाले पहाड़, पीछे वाले धुंधले धुंधले हैं, आगे वाले में पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं क्लियर कि हाँ ये यहाँ पर पेड़ हैं।
तो ये जो हवाई दृष्टिक्रम है इसमें पास की वस्तु तो बिल्कुल साफ नजर आएगी और जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही धुंधलापन बढ़ता जाएगा। अब देखो पेज तो एक ही है, रंग भी हम ही प्रयोग कर रहे हैं अपने आप, तो ये नहीं कि रंग अपने आप बिखर जाते, नहीं, हम उनको जितना बिखेरेंगे वो उसी तरीके से अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो जो हवाई दृष्टिक्रम है वो उससे हमें पता चलता है कि देखो ये आगे वाले पेड़ तो बिल्कुल हमारे नज़दीक दिख रहे हैं, उसके बाद फिर पीछे वाला पहाड़ है जो थोड़ा सा ज़्यादा हरा है, फिर और पीछे वाला, फिर और पीछे वाला, फिर और पीछे वाले तो बिल्कुल आसमान के जैसे ही हो गए हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा धुंधले हो गए हैं और वो अलग से दिख रहा है कि हाँ ये भाई बहुत दूर हैं। तो जो हवाई दृष्टिक्रम है, एरियल पर्सपेक्टिव है, वो हमें क्या बताता है कि पास की वस्तु साफ नजर आएगी और जितनी भी वस्तु से दूरी बढ़ती जाएगी उतना ही उसके अंदर धुंधलापन आता जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको ये कक्षा 8 से अध्याय 4 कला सेतु पुस्तक से, जिसका क्या नाम है प्रकृति आधारित, अच्छे से समझ आया होगा और आपका अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो सभी बच्चे अच्छे से इसको पढ़ें और बनाने का प्रयास करें। अब ये जो अगला पेज, इसमें आपको अपनी मनपसंद हवाई दृष्टिक्रम का चित्र बनाना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आप चित्र बनाएंगे। धन्यवाद। अब आप अभ्यास करें।